हाय फ्रेंड, दिस इज़ प्रसाद एंड वेलकम टू माय कंसेप्ट क्लियरिंग चैनल। सो आज का हमारा एक सब्जेक्ट है, मतलब हमारा सब्जेक्ट मतलब हम एक सब्जेक्ट एक्सप्लोर करेंगे जो एक्चुअली होता है कि जो इंट्राडे ट्रेडिंग जो होता है उसमें एक बेसिक रूल्स नहीं कह सकते, लेकिन उसमें बेसिक क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो इसके लिए ये वीडियो है। तो मेरा डिस्क्लेमर यही रहेगा हमेशा की तरह कि जो लोग इंट्राडे कर रहे हैं या कर चुके हैं तो वो ये वीडियो ना देखें। लेकिन जो लोग इंट्राडे करना चाहते हैं, न्यू कमर्स है, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, तो उनके लिए ये ख़ास तरह से बनाया गया है। तो अगर जो आपको इंट्राडे की तरह कुछ मालूम है तो आप इरिटेट हो सकते हैं या आपका जो समय थोड़ा सा बर्बाद हो सकता है। तो प्लीज़ वो जो जिनको ये मालूम है वो ये वीडियो ना देखें। तो वीडियो की शुरुआत हम करते हैं। आज 14 अप्रैल है। तो एक महान व्यक्ति जो इंडियन हिस्ट्री में हो गए, वो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर, उनको एक अभिवादन करके हम ये वीडियो की स्टार्ट करेंगे। ये अभिवादन इसीलिए है कि एज फार एज कंसर्न विथ पॉलिटिकल जो उनका योगदान रहा, इसके बजाय बाकी की उनकी जो चीज़ें रही, फॉर एग्ज़ाम्पल जो सोशल उन्होंने जो एक्टिविटीज़ की, बाद में उन्होंने जो कुछ लिखा, तो वो एक इंडियन हिस्ट्री में एक माइलस्टोन सा बन गया। बहुत सारे उन्होंने ऐसी एक्टिविटीज़ की कि जो शोषित लोग थे या जो वंचित लोग थे, जिन जो ग्रास रूट वर्कर्स थे, और हमेशा ये होता चला आ रहा था। अभी भी थोड़े बहुत हो सकता है कि कहाँ कहाँ ऐसा होता है कि जो एक्चुअली उसे शोषित ही कहते हैं, क्योंकि उसका शोषण किया जाता है सभी चीज़ों से, और सिर्फ फिजिकली नहीं, मेंटली भी। आजकल को ज़्यादा तो मेंटली ज़्यादा होगा, फिजिकली कम होगा। तो वो जो लोग थे उस टाइम पे, तो उन लोगों के लिए उन्होंने एक जिसे माइलस्टोन कहते हैं इंडियन हिस्ट्री में, तो उन्होंने इसे परिवर्तन लाने की कोशिश भी नहीं, वो कोशिश के आगे निकल चुके थे। उन्होंने वो पूरी 100%, जिसे कह सकते हैं कि हम उसे लोगों ने भी इम्प्लीमेंट किया, लोगों ने भी उनको साथ दिया। और वो मूवमेंट थी कि आप जो गांव की काम कर रहे हो या जो कुछ काम आप कर रहे हो गांव में रह के, और आपका शोषण किया जा रहा है, तो आप शहर की तरफ आ जाओ, कुछ सीखो, पढ़ो, लर्न करो, और अपना भविष्य आप अपने आप पे भरोसा रख के अपना भविष्य जो है वो अपने हाथ से आप खुद लिखो। और ये एक बड़ी मूवमेंट थी। जो मूवमेंट्स उस टाइम में जो, क्योंकि वो रिवोल्यूशनरी ये समय था। इंडियन का जो टोटल कल्चर, इंडियन का जो उस टाइम की जो परिस्थिति थी, उसमें बहुत सारी मूवमेंट चली। तो उसी वो जो सारी मूवमेंट अगर आप देखें, तो ये मूवमेंट काफ़ी अलग तरह की थी। इसीलिए अलग तरह की थी कि जो हम आज जो जिन जिन महामानव जिनको कहा जाता है, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की बात कर रहे हैं, उन्होंने ऐसा एक आवाज़ दी लोगों को कि आप उठो, पहले आप उठो, आप जो काम कर रहे हो, आपका जो शोषण किया जा रहा है, उसे पहले जागरूक हो जाओ कि अरे हमें कुछ अलग तरह की ट्रीटमेंट दी जा रही है, या हमें शोषण किया जा रहा है, फिजिकल मेंटल जो भी कुछ हो। तो उधर से आप उठो, आप शहर की तरफ आओ, या सीखो, पढ़ो, जो मैं हमेशा करता हूँ कि लर्न करो। तो उन्होंने उन लोगों को आवाज़ दी कि आप शहर की तरफ। बहुत सारे लोगों ने उनके मूवमेंट को सपोर्ट किया। जो लोग जो गांव में रहते थे वो शहर में आ गए, पढ़े लिखे, और सिर्फ उन्होंने उनके लिए काम किया ऐसा नहीं हम कह सकते। ये मैं एक हिस्टोरिकल मूवमेंट की सिर्फ बात कर रहा हूँ। ये एक उनकी मूवमेंट थी जो इंडियन हिस्ट्री में एक माइलस्टोन बन के रहेगी।
मुझे नहीं लगता कि इसे ऐसी कुछ मूवमेंट हो गई थी, एक बल्क मूवमेंट थी। और उसके बाद वो पॉलिटिकल में भी, पॉलिटिक्स में नहीं, ऐसा हम नहीं कह सकते, लेकिन उनका जो बाद में उनको एक जिम्मेदारी सौंपी गई कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल होती है वो उसका जो ड्राफ्टिंग होता है वो उन्होंने किया। और आपको सभी को मालूम होगा शायद कि इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है, लार्जेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो लिखित, जिसे घटना, राज्य घटना कहते हैं, लिखित राज्य घटना जो है वो शायद मतलब इतनी किसी की भी राज्य घटना बोल्ड नहीं है, बड़ी नहीं है। तो ये जो लिखित कॉन्स्टिट्यूशन का जब यह सब्जेक्ट आ जाता है, तो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो लार्जेस्ट रिटन घटना है। तो ये एक माइलस्टोन था। दूसरा, हम आज का जो कंसेप्ट है इसे जुड़कर एक कंसेप्ट अगर देखा जाए, तो मैंने एक पिछले वीडियो में कभी जिक्र किया था कि बहुत सारे लोगों ने पहले बहुत कुछ लिखा है इकोनॉमिक्स के बारे में, फिर भी हम अनपढ़ ही रहे बहुत बार, बहुत लोग। तो जो जिन्होंने लिखा है उनमें से एक नाम जो काफ़ी ऊपर अगर है, तो वो है डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, जिन्होंने काफ़ी जिनको काफ़ी समझ भी थी, और जिन्होंने काफ़ी हद तक इकोनॉमिक्स का स्टडी भी किया था। क्योंकि हम जो वेल नोन जो जनरल पीपल्स है, वो यहाँ तक ही सीमित रहते हैं कि हाँ, ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जो साहब थे जिन्होंने एक राज्य घटना लिखी, हमारी राज्य घटना तो उन्होंने लिखी, तो हम कहते हैं कि वो कानूनी जानकार थे। लेकिन ऐसा नहीं था, उन्होंने इकोनॉमिक्स में अच्छी खासी पढ़ाई की थी। जो उस टाइम का जो लंदन का कॉलेज है, लंदन का कॉलेज था इकोनॉमिक्स का, शायद उससे अभी उसका नाम ये हो गया, नाम चेंज हो गया, उसे अब लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स ऐसा कुछ उसका नाम है। तो वहाँ उन्होंने इकोनॉमिक्स की भी पढ़ाई की है। उन्होंने काफ़ी अच्छे किताबें उस पर लिखी है, जिनमें से एक किताब है द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज़। ये उनकी एक किताब है जो कम्प्लीटली इकोनॉमी जो सब्जेक्ट है, कंसर्न विद इंडियन रुपीज़। तो उसमें उन्होंने बहुत सारे अपने थॉट्स, या उनकी जो उनको क्या लगता है कि इकोनॉमी में या कैसा उसका मिक्सचर होना चाहिए, तो वो उन्होंने काफ़ी विस्तृत तरीके से वहाँ पे लिखा है। दूसरा एक उन्होंने उनके बाद जब हम जब इकोनॉमिक्स की बात करेंगे, तब एक दूसरी एक चीज़ उन्होंने की है कि 2 डॉक्टरेट और 1 पीएचडी एक ही इंसान ने ली है। ऐसे इंडियन हिस्ट्री में ऐसा कभी हुआ नहीं था, और ना कभी हुआ है। अ, वो जो रिकॉर्ड है वो डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के पास है। उन्होंने उन्होंने 2 डॉक्टरेट ली थी और 1 पीएचडी ली थी, वो भी इकोनॉमिक्स में। तो इकोनॉमिक्स का और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी का काफ़ी अच्छा कनेक्शन है, और उन्होंने काफ़ी इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा है। उनके विचार, अगर आपको अगर कभी टाइम मिले, वक्त मिले, तो ज़रूर अपने अगर कोई लाइब्रेरी हो तो आप जाइए। ये जो मैंने आपको किताब ये कि द प्रॉब्लम ऑफ द रुपीज़, ये शायद हो सकता है मराठी में अवेलेबल हो, नहीं हो, मुझे एक्चुअली इसका ज़्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन उसका कुछ ट्रांसलेशन की बातें चली तो ज़रूर थी कि उसका ट्रांसलेशन किया जाए वगैरह। तो अभी वो अवेलेबल है या नहीं है मुझे मालूम नहीं, लेकिन जो जो उनका ओरिजिनल किताब था दी प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़, उन्होंने बाकी की जो ये थे वो भी उन्होंने बहुत सारे किताबें हैं जो उन्होंने लिखी थी, लेकिन ये किताब खास करके जो इकोनॉमिक्स की जो ये माइलस्टोन किताब है, तो आपको अगर टाइम मिले तो ज़रूर आप पढ़िए।
तो ये था। अपार्ट फ्रॉम जो कॉन्स्टिट्यूशन हम जब कहते हैं, उसके अलावा एक इकोनॉमिक्स की तरफ से, मतलब एक नॉर्मल आदमी अगर जीना चाहता है तो वो कैसे, उसे इकोनॉमी की जानकारी होनी चाहिए, या जो लोग जो लोगों को अगर कुछ स्ट्रेटेजी बनानी है या कुछ भी करनी है, अगर वो निचले हिस्से तक पहुंचना चाहिए तो वो कैसी जानी चाहिए, उसके एग्जीक्यूशन कैसा करना चाहिए। इसमें काफ़ी एक पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर विजन के साथ, उनका एक विजन था, और वो उन्होंने उस विजन के साथ उन किताबों को लिखा है। तो आपको ज़रूर कभी अगर टाइम मिले तो ये किताब ज़रूर आप पढ़िए। और मैं एक सब्जेक्ट लेने की कोशिश करूँ, क्योंकि जब मैं मेरा ये एक्चुअली था कि टेक्निकल लेना मैंने चालू किया, लेकिन उससे पहले मेरा एक कंसेप्ट था, लेकिन काफ़ी लोगों को बोरिंग लगा होगा, इसलिए मैंने थोड़ा सब्जेक्ट चेंज कर दिया था। वो था बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स। तब जब हम एक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो मैं उस पर एक दो वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और ये जो वीडियो है, ये कनेक्टेड है इस थॉट प्रोसेस में, जो अंबेडकर जी ने उनके किताब में से, या उनका जो उनकी स्पीचेस हो, या उनकी जो सोशल एक्टिविटीज़ थी, उस सोशल एक्टिविटीज़ में उनको क्या एग्जैक्टली कहना था, या क्या होती है ये इकोनॉमी। तो जब हम ये बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमी, जब इस पर मैं एक दो वीडियो करूँगा ज़रूर, तब आपको ये लिंक पता चलेगी कि ये शोषित या जो वर्कर्स होते हैं, जिनको हम इजीली नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन वो एक मजबूत मतलब जीडीपी ग्रोथ हो रही है तो हम सिर्फ बिजनेसमैन को देखते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि नॉर्मल आदमी का भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन उसमें होता है। और जो आदमी जो होता है वो एक देश चलाने में उसकी काफ़ी हद तक उसकी कंट्रीब्यूशन उसका होता है, लेकिन उसे कोई भी अप्रिसिएशन दिया नहीं जाता, आज भी नहीं जाता, ऐसा मेरा एक कहना है। क्योंकि आज भी कॉलेज के दो चार स्टूडेंट अगर गए तो वेटर को, है वेटर आ जाए इधर, ऐसे ही बोलते हैं, क्योंकि वो बड़े बाप के बेटे होते हैं। वो वेटर उनकी उम्र होती है 60-70 साल, फिर भी वो बुलाएंगे, इधर आ जा, ये मुझे खोल के दे, ये दे, वो दे, ये दे। तो वो भी किसका भाई है, भले हो सकता है कि ही इज़ वर्किंग एज अ वेटर, लेकिन वो किसका भाई हो सकता है, उसके भी कुछ बच्चे हो सकते हैं, और वो किसी के लिए भी दुनिया में भले दो चार लोग हो, लेकिन उसके लिए वो एक रिस्पेक्टेबल पर्सन है। एंड यू हैव टू ऑल्सो ट्रीट लाइक दैट। आपके पास पैसा आ गया इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप किसी को भी कुछ भी बोलेंगे। दिस इज़ रॉन्ग थिंग। और इसीलिए आज जो बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग हैं वो छोटी नौकरियां नहीं करते, क्योंकि उनको मालूम है कि जो नीचे वाले लोगों को वो दबाने की कोशिश करेंगे ऊपर वाले लोग। तो ये जो शोषित जो समाज था, तो उनके लिए जैसा काम हुआ, मैं समझता हूँ कि हम सिर्फ आज के दिन उनकी याद करेंगे, उसमें मैं भी हूँ। मैंने भी कभी बात नहीं की कि आज तक, लेकिन मैं इसमें विद इन बिलीव करता हूँ कि जो ग्राउंड रूट पीपल्स है, जो गरीब लोग हैं, उनको एक्सपोजर मिलना चाहिए, उनको देना चाहिए। हाँ ठीक है, हम कुछ, आप बोलेंगे हम क्या कर सकते हैं इसमें, आप कर सकते हैं। अगर कोई गरीब बच्चा है तो उसे आप थोड़ी सी मदद कर सकते हैं। अगर कोई एक कुछ कुछ करने की कोशिश कर रहा है, अगर कोई कोई अगर मान लो वेटर है, आपने 1000 रुपये का खाना खा लिया, तो अगर 50 रुपये उसे ऐसा फोल्डर में रख के नहीं, उसको हाथ में दे दे, थैंक यू वेरी मच, ऐसा अगर आप कहते हैं तो उसे लगेगा हाँ कि दुनिया मुझे रिस्पेक्ट करती है। और ये आपके हाथ में है। ये जो गरीब लोग हैं, इनका शोषण किया जाता है, मतलब क्या है, उनको उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलता। हो सकता है उनको सैलरी मिलती होगी, लेकिन अगर आप कुछ कुछ बहुत बहुत बढ़िया पनीर मक्खन वाला खा रहे हैं, दाल तड़का खा रहे हैं, जीरा राइस खा रहे हैं, आपकी फैमिली है, उनको भी लगता होगा ना कि हमें, मैं भी जाना चाहता हूँ ऐसे किसी होटल में।
तो वो कब जाएंगे? जब आप उनको पुश करेंगे, एक छोटा सा पुश। अगर आप 1000 रुपये का खाना खा रहे हैं और 50 रुपये की आप टिप देखिए, सिर्फ उसे एक, दिस इज नॉट टिप एक्चुअली, दिस इज अ टोकन ऑफ एप्रिसिएशन कि हाँ मुझे आपने अच्छी सर्विस दी। कम से कम आप उसे सिर्फ बात करिए। आप किसी से भी ग्राउंड रूट के पीपल जो वंचित है या शोषित है या काफ़ी ग्रास रूट वर्कर काम करते हैं, आप उनसे अगर बात करिए ना तो वो बोलेंगे पैसे की कोई बात नहीं है, पैसा हम भी कमाते हैं। रिस्पेक्ट की बात है, डिग्निटी बात है। ये जो डिग्निटी है ना, ये हम उनको लेने ही नहीं देते, हम उनको ऐसा दबाए रखते हैं। तो आज का दिन हो सकता है वीडियो लंबा हो, लेकिन आज का एक एक मौका है मुझे कि जो एक्चुअली मुझे ऐसा हमेशा लगता है, और जो मेरे आजू बाजू में लोग रहते थे, मैं हमेशा ये पुश करती बात रहता हूँ कि गरीब लोग ये ऊपर आने चाहिए, गरीब लोगों का नुकसान नहीं होना चाहिए। गरीब लोग भी अपनी प्रॉब्लम, अगर वो कुछ बोलने लगे तो आज भी ऐसी बातें चलती है कि अगर कोई गरीब हो या कोई पीड़ित हो, शोषित हो, उनको बोलने ही नहीं दिया जाता। समझ में आ गया तेरा प्रॉब्लम, ओके तू बैठ जा। यही चालू है आज। तो अगर हम इसे बदलना चाहते हैं, हम इस हमें अगर लगता है कि ये लोग भी एक डिग्निटी, इनको भी डिग्निटी से रहने का अधिकार है। ये अधिकार मतलब जिसे लॉ ऑफ नेचर कहते हैं, निसर्ग का नियम जिसे कहते हैं। तो ये लॉ ऑफ जो नेचर है, जिसे नैसर्गिक कानून कहा जाता है, तो वो भी उनको परमिट करता है कि उनको भी डिग्निटी है और वो डिग्निटी से रहनी चाहिए। तो कभी भी आप इसके बाद होटल में जाएंगे या किसी भी किसी एक छोटी सी जगह जाएंगे जहाँ कोई छोटा बच्चा हो, अगर आप मदद नहीं करना चाहते या आपकी भी औकात नहीं है, हो सकता है कि हम मदद जब कर सकते हैं जब हमारे पास एक्सेस पैसे हैं, लेकिन हम मदद नहीं करते तो हम कम से कम उनको डिग्निटी दे सकते हैं। हम उनको कुछ रिलेशन से पुकार सकते हैं, अंकल, काका, मामा, दादा, वॉटेवर, अन्ना। लेकिन ये इधर आ, मैं समझता हूँ कि हम आज एक ऐसा ठान लेते हैं कि हो चाहे इंट्राडे ट्रेडिंग हमारे फेल हो जाए, सक्सेस हो जाए, स्टॉप लॉस हिट हो जाए, नो प्रॉब्लम, लेकिन इन लोगों की डिग्निटी हम हर्ट नहीं होने देंगे। क्योंकि यही लोग आज ये इस देश को चलाने में यही लोग काम कर रहे हैं एक्चुअली। बाकी सब कैपिटलिज्म है, वो सिर्फ पैसा फेंक रहे हैं। तो यहाँ ग्रास रूट वर्कर, शोषित वंचित लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। तो आप पहले एक काम करिए कि आप ये जो बुक उन्होंने लिखा है, जो डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी ने, जो प्रॉब्लम ऑफ रुपीज़, वो अगर आपको मिलता है तो आप पढ़िए, और चाहे वो उनकी स्पीचेस पढ़िए आप, तो आपको एक रियलाइज़ हो जाएगा कि जब एक आदमी की डिग्निटी पे आता है तो उसे क्या फील होता है। या अगर आपको ऐसा नहीं करना है ना, तो मैं आपको एक दूसरा सुझाव देता हूँ। ज़िंदगी में आपको कभी भी ऐसा लगे ना कि आप अकेले हो, पूरी दुनिया आपके अगेंस्ट है, तो आप अंबेडकर साहब की कोई भी किताब लीजिए और उसकी 10 पन्ने पढ़िए, 10, 15, 12, ज़्यादा से ज़्यादा। आपका जो एक सेल्फ स्टीम है ना, वो वापस आपको खड़ा कर देगा एक लड़ने के लिए, गारंटी है मेरी। तो आप एक काम कीजिए आज के दिन से कि ये एक किताब जो उन्होंने जो इकोनॉमिक्स पे लिखी है, क्योंकि हम जो नीच पे काम कर रहे हैं, जो इकोनॉमिक्स पे है, क्योंकि शेयर मार्केट इज कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन इकोनॉमिक्स। तो उन्होंने जो इकोनॉमिक्स की किताबें लिखी है, चाहे वो कई लेख लिखा होगा या उनके ऊपर किसने लेख लिखा होगा, तो वो पढ़िए। बात नंबर 1। दूसरी बात, जो भी वंचित, शोषित, जो ग्रास रूट पीपल्स है,
इनको कम से कम आप हेल्प करें, पुश करने की कोशिश करें उनको आगे। उनको पैसा नहीं चाहिए, उनको एक डिग्निटी चाहिए, उनको कंधे पे एक हाथ होना चाहिए कि हाँ अरे ये तू भी कर सकता है, आ बैठ जा मेरे साथ। बस आप इतना भी करें तो भी ये एक समाज सेवा है। समाज सेवा का मतलब ये नहीं है कि आप एनजीओ खोले एक और वो डोनेशन मांगते फिरे, इसे समाज सेवा कहते हैं लोग। लेकिन आप इंडिविजुअल बेसिस पे ही अगर ऐसा काम करना चालू कर दें तो मैं समझता हूँ कि हमारी तरक्की होती इससे ज़्यादा होगी, और ज़्यादा होगी। तो वापस हम डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर जी को अभिवादन करते हुए हमारा जो सब्जेक्ट है, जो इंट्राडे ट्रेडिंग, वहाँ पे आते हैं। तो मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दिया है कि जो पुराने लोग हैं, जो इंट्राडे एक्सपर्ट हैं, उन्होंने ये देखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो वीडियो है स्पेशली मेड फॉर बिगिनर्स, इंट्राडे ट्रेडिंग जो बिगिनर्स है। और ये जो टिप्स है, ये टिप्स मतलब ये आइडिया, नॉट टिप्स यू कैन से, जो आइडिया है ये आइडिया पहले आप समझ के लीजिए। ये आइडिया आई एम नॉट एनकरेजिंग थ्रू दिस वीडियो कि कल से आप इंट्राडे चालू करो मंडे से, नहीं ऐसा नहीं है। ये सिर्फ आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ आगे आगे जाके कि हाँ आपको अगर इंट्राडे करना है तो आपकी तैयारी कैसी करनी चाहिए आपको। तो ये आइडिया कुछ रेडीमेड प्लेटफॉर्म नहीं है कि ये आइडिया लेके आप कल से इंट्राडे करो। तो इसलिए मैंने कैंडल स्टिक का जो पैटर्न था तो उसको तोड़ा और बीच में ये वापस मैं यहाँ पर आ गया। नहीं तो क्या होगा कि मैं टेक्निकल लेता जाऊँगा और आप कहाँ जाके घुसेंगे और मुझे वापस बोलेंगे कि तू गलत है। तो कुछ एक 5-6 पॉइंट हम आज देखते हैं। तो उसका पहला जो पॉइंट है कि इंट्राडे जब हम करना चालू कर देंगे, मान लो आप चालू करेंगे, तो उसकी पहली स्टेप आती है कि स्टॉक सिलेक्शन फॉर इंट्राडे। तब बहुत सारे पॉइंट है वो इधर उधर आते हैं कि हम कैसा स्टॉक चूज़ करें, स्टॉक कैसे चूज़ करें। तो स्टॉक आप ऐसे चूज़ करें जिनकी बीटा वैल्यू ज़्यादा हो, मतलब जिनकी वॉलेटिलिटी जो होती है, ऊपर नीचे होता है, वो फास्ट होना चाहिए किसी वन साइड, या किस ऊपर जाए नीचे जाए, क्योंकि आप ट्रेड कैसा भी कर सकते हैं। ओके, तो ये होगा स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन से पहले मैं थोड़ा एक बात भूल गया आपको बोलने। इंट्राडे का मतलब कुछ लोगों को मालूम नहीं होगा, तो मैंने बताया था पिछले वीडियो में, फिर भी मैं रिपीट कर देता हूँ, अदरवाइज़ कुछ प्रॉब्लम हो सकती है इसमें। इंट्राडे का मतलब ये है कि आप आज ही शेयर लेते हैं, आज ही शेयर बेचते हैं, इसका मतलब होता है इंट्राडे। इंट्राडे में आपको बहुत सारा लीवरेज मिलता है। तो वो लीवरेज हो सकता है 4 टाइम्स हो, 3 टाइम्स हो, अकॉर्डिंग टू आपका जो ब्रोकरेज हाउस है वो आपको देगा, वैसा होता है। तो ये जो लीवरेज जो ब्रोकरेज आपको देते हैं, उसके बजाय आपका वो ब्रोकरेज चार्ज लेते हैं। डीपी चार्जेस इंट्राडे में नहीं लगते। तो इंट्राडे का जो एग्जैक्टली मतलब ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एक आपके हाथ में 2-3 घंटे ही होते हैं और आपको वो स्क्वेयर ऑफ करना होता है आपकी पोजीशन। तो ये इंट्राडे जितना आपको लगता है फैंसी या अट्रैक्टिव, उतना नहीं है। ये काफ़ी थोड़ा सा सोच समझ कर करने वाली चीज़ है। तो जब आप ये मूवमेंट जब आपको जब चाहिए, तो वो मूवमेंट क्यों चाहिए? क्योंकि आप एक पर्टिकुलर इसी दिन के एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बाय करते हैं या सेल करते हैं। तो इसमें इंट्राडे में 2 टाइप के सेल ट्रेड हम कर सकते हैं। तो एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, मैं जिस इंट्राडे की बात कर रहा हूँ वो इक्विटी बेस्ड इंट्राडे की बात कर रहा हूँ, मतलब स्टॉक बेस। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टॉक बेस, मतलब कोई भी इक्विटी का शेयर, चाहे वो कोई भी हो, SBI हो, रिलायंस हो, HDFC बैंक हो या इंडसइंड बैंक हो, कोई भी एक इक्विटी शेयर
का इंट्राडे की बात मैं कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे इंट्राडे के ट्रेड्स होते हैं, कमोडिटी में होते हैं, बाकी की चीज़ों में भी होते हैं, तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि वो बाद में आपको पता चलेगा कि मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ ये बात। तो हम, क्योंकि एज कम्पेयर टू अदर ये कमोडिटी और इक्विटी, मैं समझता हूँ एक सेफर ट्रेड हो सकता है इसमें। मतलब एक एक सेफर ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट है। सेफर मतलब ट्रेडिंग इसमें होता है और आप ज़्यादा कंफ्यूज इसमें नहीं होते एज कम्पेयर टू अदर इंस्ट्रूमेंट। जो मैंने बोला था आपको कि कुछ कुछ लोग जो डुबा देते हैं लोगों को, वो कुछ गलत इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड करने लगते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट एक्चुअली ट्रेडिंग के लिए बनाए नहीं है, जो किसी और चीज़ के लिए बने, लेकिन उन लोगों ने उनको ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट बना दिया। तो हम पर्टिकुलरली बात आज की कर रहे हैं, ये सिर्फ इक्विटी शेयर की ही कर रहे हैं। तो जो इक्विटी मतलब जो एक SBI ने हो या रिलायंस हो, ये पर्टिकुलर शेयर, तो ये शेयर इंट्राडे, इक्विटी इंट्राडे की बात हम कर रहे हैं। इक्विटी मतलब शेयर, तो इक्विटी इंट्राडे की बात हो रही है, या ज़्यादा से ज़्यादा आप कमोडिटी में भी शेयर इंट्राडे कर सकते हैं। बाकी के चीज़ों में आप कम से कम अभी ना घुसिए। तो स्टॉक सिलेक्शन आप कैसा करेंगे कि जिसकी बीटा वैल्यू ज़्यादा हो, तो वो वोलेटाइल रहेगा, तो आपको एक 2-4 पॉइंट 5-6 पॉइंट ज़रूर मिलेंगे उसके। दूसरा पॉइंट उसका ये है कि जिसकी वैल्यू, जो स्टॉक आप चुनेंगे जिसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। मतलब ये मेरा लॉजिक है, क्योंकि मैं ऐसा ट्रेड करता हूँ कि जो जो स्टॉक है जिसकी वैल्यू कम से कम 1000 या 1000 के ऊपर होनी चाहिए। अगर आपने लीवरेज ज़्यादा मिलता है या आपको क्वांटिटी ज़्यादा मिल रही है, इसीलिए अगर 200 रुपये का या 300 रुपये का शेयर अगर सिलेक्ट किया, हाँ, अगर आप कॉन्फिडेंट है या अगर कोई न्यूज़ है या उसका डिविडेंड आने वाला है या काफ़ी उसमें कुछ होने वाला है, ऐसे अगर न्यूज़ आती है, तो डूरिंग उसमें उसमें भी कुछ 4-5 6-10 रुपये का भी आपको 4-5 रुपये का इधर उधर आपको वॉलेटिलिटी मिल सकती है। लेकिन जितना शेयर छोटा है उसकी मूवमेंट भी उतनी छोटी रहती है। मतलब अगर 200 रुपये का आपने शेयर लिया तो उसकी मूवमेंट 2-4 रुपये होगी। अगर PSU का स्टॉक लिया तो वो 1 रुपया भी हो सकती है, क्योंकि PSU का ऐसे कुछ स्टॉक है जो अच्छे डिविडेंड देते हैं, लेकिन उनकी जो प्राइस वैल्यू है वो काफ़ी कम है। मतलब 34 रुपीज़ 45 रुपीज़, ऐसे भी कुछ स्टॉक्स हैं जो PSU स्टॉक है जो अच्छे डिविडेंड देते हैं आपको। लेकिन उधर अगर आपने छोटी क्वांटिटी, छोटी प्राइस है और बड़ी क्वांटिटी आ जाएगी, इसलिए अगर आप उसमें ट्रेड करना लगे तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि वोलेटिलिटी ज़्यादा बड़े शेयर्स में होती है। तो क्या है, परसेंट वाइज भी उसमें मूवमेंट अगर कम आ जाए, तभी भी अगर 1000 रुपये का शेयर आपने इंट्राडे के लिए चूज़ किया, तो वो 10 रुपये ऊपर नीचे होगा ही होगा, उसकी परसेंट कितना भी कम हो। हाँ, ये जब आप प्रैक्टिकली जब करेंगे ना, तब मैं क्या बोल रहा हूँ ये आपको ऑटोमेटिकली याद आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज मत होइए। तो ये हमने पहली बार देखी कि जिसकी बीटा वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए, जिसकी मोमेंटम जो होता है, मोमेंटम मतलब जो एक लास्ट डे का जो मोमेंटम लिया, तो 3 डेज उसका क्या मोमेंटम है या वीकली उसका मोमेंटम कैसा है, इस मोमेंटम पे आपने अगर शेयर वो जो उठाया, तो वो शेयर इमीडिएटली नेक्स्ट डे भी परफॉर्म करने के चांसेस ज़रूर है। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है, जब स्टॉक जो पीटते जाते हैं तब वो गिरते गिरते चले जाते हैं, और जब चढ़ते चढ़ते जाते हैं तब वो चढ़ते चढ़ते ही जाते हैं। तब ये एक पॉइंट है कि जो स्टॉक आपने सिलेक्ट किया हुआ है उसकी वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। दूसरी बात, उसमें मोमेंटम होनी चाहिए, जो आप पास डे के, जो पास्ट उसका जो डे था या उसके पास पहले का था, तो उसकी एक मोमेंटम आपको नज़र आ जाएगी कि ये स्टॉक कैसा है, तो वो आपको एक दिशा देगा कि हाँ ये स्टॉक ऐसा ऐसा है, तो हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो ये होने के सब बाद आप ऐसे कुछ स्टॉक सिलेक्ट कीजिए जो सेक्टर वाइज, क्योंकि क्या होता है, मार्केट जब ओपन होता है तब कुछ कुछ ब्रोकर्स आपको इमीडिएटली, मतलब प्री ओपन, जिसे प्री ओपन मार्केट कहते हैं, 9 to
9.07 तक। इसमें एक प्री ओपन मार्केट समझा जाता है, मतलब वहाँ एडजस्टमेंट्स होती है जो ऑर्डर्स, कुछ ऑर्डर्स आफ्टर मार्केट भी, AMO जिसे कहते हैं, आफ्टर मार्केट ऑर्डर जो लगाए हुए हैं उसका सब एडजस्टमेंट होता है। एक्चुअली मार्केट खुलता है 9:15 को, लेकिन प्रैक्टिकली देखा जाए तो 9 बजे ही मार्केट खुलता है, लेकिन वो 9 to 7 तक आप कुछ पुटअप कर सकते हैं। इसके बाद सब एडजस्टमेंट्स होती है 9:15 तक। 9:15 से चालू हो जाएगा। तो ये जब चालू मार्केट होता है, तब जब कुछ ब्रोकर्स है जो सेक्टर वाइज आपको दिखाते हैं कि आज, तब तक आपको टाइम मिलता है कि कौन सा जो सेक्टर है वो आज पॉजिटिव में, कौन सा निगेटिव में। तो आपके झट से एक आइडिया आ जाती है कि कौन सा सेक्टर में हमें आज ट्रेड करना है, राइट। तो इसीलिए सभी सेक्टर का कुछ कुछ जो टॉप टॉप रैंकर्स जो है, बैंकिंग अगर सेक्टर ले तो बैंक के दो चार स्टॉक, ऑटो के दो चार स्टॉक्स जिसकी बीटा वैल्यू भी अच्छी हो, जिनकी प्राइस भी थाउजेंड के करीब होनी चाहिए कम से कम, तो 1000 हो, या और ऐसे फार्मा का कुछ स्टॉक्स, तो आपको झट से पता चले रियलिटी के जो स्टॉक होते हैं। तो जो कुछ ब्रोकर्स होते हैं, या आप NSE पे जाके ये भी एक सेक्टर वाइज चेक कर सकते हैं कि कौन सा सेक्टर ग्रीन में आज दिख रहा है। ये मैं बात कर रहा हूँ 9 बजे की। तो जो ग्रीन में अगर चल रहा है तो इसका मतलब है आपको इंट्राडे मतलब क्या, लॉन्ग टर्म होराइजन से आप ट्रेड नहीं कर रहे, आप टेम्पररी ट्रेड कर रहे। तो इसका मतलब यही है कि आप थोड़ा सा वही सेक्टर आज चलेगा, इसका एक अंदाज़ आपको आता है। ये 100% सही होता है ऐसा नहीं है, लेकिन एक आपको आइडिया आ जाती है कि हाँ ये सेक्टर आज निगेटिव में है, ये सेक्टर आज पॉजिटिव में है। तो आप एक जिसे क्या बोलते हैं कि एक आप जजमेंट लेना चालू कर दे सकते हैं कि हाँ मुझे इस सेक्टर में आज काम करना है, चाहे आप बेरिश हो या बुलिश हो। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, जब स्टॉक गिरता है तभी भी आप पैसा कमा सकते हैं। मतलब जैसा स्टॉक बढ़ता है, तो मान लो कि आपने हम 100 रुपये का एग्जाम्पल लेंगे, आपको 100 रुपये का स्टॉक लेना नहीं है, आपको मिनिमम 1000 रुपीज़ का स्टॉक लेना है। तो 100 रुपये का स्टॉक है, तो बढ़ेगा तो वो जाएगा 110 तक। तो 110 तक आप रुकेंगे नहीं, कभी ना कभी बीच में प्रॉफिट बुक करेंगे, हो सकता है वो 2-4 रुपये पॉइंट हो, तो वो जो 2-4 रुपये पॉइंट है वो आपका प्रॉफिट बन गया। तो इसमें आपने पहले क्या किया, पहले आपने 100 रुपीज़ में बाय किया और 105 106 को सेल किया इंट्राडे में। इसका एक रिवर्स प्रोसीजर होता है वो इंट्राडे में, जिसे शॉर्ट सेल कहते हैं। शॉर्ट सेल मतलब एक पर्टिकुलर सेक्टर है जो आपने देखा कि सेक्टर वाइज कि कौन सा सेक्टर निगेटिव चल रहा है, हो सकता है वो काफ़ी प्रेशर में हो। बीच में मैंने बोला था कि बैंकिंग सेक्टर जो है वो थोड़ा सा प्रेशर में है। तो क्या होता है कि उसमें अगर कोई एक स्टॉक है वो गिर रहा है एक दो ये, और आज भी वो सेक्टर अगर निगेटिव में है, तो उसमें आप ऐसा भी ट्रेड लगा सकते हैं कि पहले आप सेल करेंगे और बाद में उसे बाय करेंगे। तो सेल कहाँ करेंगे, सेल आप हायर स्टेज पे करेंगे, मतलब 100 पे सेल करेंगे आप, पहले बाय नहीं करेंगे आप, पहले सेल करेंगे 100 को, और 90 को या 95 को आप बाय करेंगे। जो बीच का जो 5 रुपये है वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। मतलब जो रिवर्स प्रोसीजर होती है, पहले बाय करना और सेल करना, या जो ये जिसमें होगा, जिसमें आपको सेक्टर वाइज दिखा रहा है कि ये हरे में है। आप शॉर्ट सेल किस में कर सकते हैं, जो सेक्टर और शेयर भी वो निगेटिव में चल रहा है, पास भी उसका निगेटिव है, तो उसमें आप शॉर्ट सेल पोजीशन ले सकते हैं। शॉर्ट सेल मतलब आपको पहले सेल करना है बाद में बाय करना है। तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग मामला हो सकता है नए लोगों को, तो जब तक आपको ये समझ में नहीं आता तब आप बुलिश ही रहिए। मतलब जो सेक्टर हरा दिख रहा है उसमें पहले बाय कीजिए, कुछ पॉइंट गेन कीजिए, छोड़ दीजिए उसे। लेकिन धीरे धीरे आपको ये पता चलता है कि हाँ ये सेक्टर निगेटिव में है, तो पहले आप सेल करेंगे, बाद में आप बाय करेंगे। जो बीच में का डिफरेंस होगा वो आपका मुनाफा होगा। तो ये होगा बेसिक एक फंडा। तीसरा, जब आप शुरुआत करेंगे तब शुरुआत आप रियल करें,
मतलब आप अपना जो होमवर्क है वो पेपर पे करेंगी, आपकी जो स्ट्रैटेजी है कि कहाँ घुसना है मुझे, कहाँ नहीं घुसना है, जो कुछ भी है आपने वेब का इंडिकेटर लगाया या RSI लगाया, जैसे जो 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 हम धीरे धीरे टेक्निकल जब जाएंगे तब आपको ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। तब आप जब वो उसमें जब जा ट्रेडिंग करना चालू करेंगे तब आप रियल ट्रेडिंग करना चालू करिए, ये मेरा कंसेप्ट है। आप पोजीशन कम रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटी सी पोजीशन रखिए। तो आपको क्या पता चलेगा, आपको ये पता चलेगा कि आपका ब्रोकरेज कितना जाता है, बाकी के चार्जेस कितना जाता है, और आपको एक ब्रेक इवन पॉइंट मिल जाएगा कि हाँ अगर मैंने इतने शेयर्स उठाए, 100 शेयर उठाए, तो मेरा इतना ब्रेक इवन पॉइंट आता है। तो आपको धीरे धीरे हो सकता है आप लॉस में चले जाए पहले, तो लॉस एक बिजनेस का इंटीग्रल पार्ट है। तो आप किसी भी बिजनेस में जाए लॉस वहाँ हो सकता है। तो जो पोजीशन है वो आप कम रखिए स्टार्ट में, लेकिन रियल रखिए। रियल मतलब एक्चुअली आप ट्रेड कीजिए। पेपर ट्रेड में बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि पेपर ट्रेड करने की सलाह देते हैं। इसमें पेपर ट्रेड में क्या होता है कि बहुत सारे आप कभी कंफ्यूज होते हैं या पजेसिव होते हैं, तो इसीलिए आपको ऐसा लगता है हाँ अरे मैं भी यहाँ ले सकता हूँ, तो इजी होता है आपको। लेकिन जब लाइव मार्केट में आप जब आते हैं तो इतना ये आसान चीज़ नहीं होती। तब आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि आपकी पर्सनैलिटी को ये इंट्राडे का जो सेटअप है या इंट्राडे ट्रेडिंग है ये सूट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा है, इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल, अगर आप वो समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ऐसा होता है कि आपको इन्वेस्टमेंट समझ में आती है, बाकी की समझ में कुछ करेंसीज ये हो या कमोडिटी हो, उसका इंट्राडे आप कर सकते हैं। लेकिन कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट आपको समझ में नहीं आता, लेकिन या उसे आप कहें कि आप कंफर्टेबल नहीं है उसके साथ। तो अगर आप कंफर्टेबल नहीं है उसके साथ, आपको झट से पता चलेगा। आप अगर सडनली लॉस कर रहे हो उसमें कंटिन्यूसली कंसिस्टेंटली, इफ़ यू आर इन लॉस, तो आप समझ लीजिए कि ये ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कम से कम अभी इसी वक्त आपके लिए नहीं बना है। आप ट्रेडिंग बंद कीजिए। तो ये होगा दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट, जब आप किसी भी एक ट्रेड में इंट्राडे करना ठान लेते हैं, चाहे आपने स्टॉक सिलेक्ट भी किया, तो उसका एक टारगेट आप ज़रूर फिक्स करिए। कुछ कुछ लोगों की ऐसी मेंटालिटी होती है कि मैं मतलब पूरा अगदी टॉप टॉप जब तक लगता है ना तब तक मैं प्रॉफिट बुक नहीं करूँगा। ऐसी चीज़ जब शुरुआती वक्त आप जो करते हैं तब ऐसा मत कीजिए। आप एक ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए, जो पोजीशन आपने ली है उसका एक ब्रेक इवन पॉइंट निकालिए, और एक प्रॉपर मुझे एक रीज़नेबल प्रॉफिट बनाना है, क्योंकि वो प्रॉफिट आपको बहुत कुछ चीज़ें सिखा देगा। क्योंकि क्या होता है कि जब आपकी पोजीशन साइज कम होती है तब आपका ब्रेक इवन पॉइंट लंबा होता है। अगर आपका ब्रेक इवन पॉइंट लंबा है फिर भी आप अगर प्रॉफिट कमा रहे हो, चाहे वो 50 रुपये हो, 100 रुपया हो पर डे का, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। अगर आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो इसका मतलब है कि इस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए आप नहीं बने हैं। तो पहली बात यह है कि टारगेट सेट कर लेना कि हाँ मुझे इस इतने पॉइंट लेके मुझे बाहर जाना है। दूसरा एक इसमें एक चीज़ होता है कि प्रॉफिट आप कमाने लगे, राइट, तो हम सिर्फ प्रॉफिट की बात करते हैं, हम लॉस की बात नहीं करते। तो यह एक मुद्दा आता है कि जो लॉस झेलने की आपकी क्षमता कितनी है, ये कितनी है, ये मैं पैसे की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी साइकोलॉजिकल आप कितना उसमें आप सीरियसली होके वो लॉस झेल सकते हैं। तो लॉस बेयर करने की क्षमता भी इंट्राडे ट्रेडर को मार्केट में बना रखती है। हो सकता है आप एक ट्रेड लॉस हो गया, आज का दिन लॉस हो गया, कल के दिन लॉस हो गया, लेकिन आप अगर उसका एनालिसिस करेंगे हाँ क्यों लॉस हो गया, मैं मेरी एंट्री गलत गई थी, या मैं काफ़ी टॉप गया और मार्केट ही रिवर्स हो गया, ऐसा क्या हो गया, मार्केट रिवर्स हो गया तो क्यों हो गया, ये मेरी गलती थी या कुछ
ऑप्शन की वजह से या ट्रेडिंग इंडेक्स मैनेजमेंट की वजह से मार्केट नीचे आ गई, एग्जैक्टली क्या हुआ तो आपको ये पता चलेगा। तब आप हर एक लॉस जो होता है ना, ये एक काफ़ी उसका एक पोस्टमार्टम करना चाहिए आपको कि एग्जैक्टली क्या हुआ है उसको। जैसा विसेरा देते हैं ना कि इसमें क्या है, इसने अल्कोहल लिया था या पॉइजन, क्या है, लॉस क्यों हुआ, प्रॉफिट क्यों हुआ ना। तो वो ज़्यादा लोग सोचते भी नहीं है और सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका अंदाज़ा सही बैठा है, मतलब आपको वो समझ में आ गया। लॉस ही ऐसी एक चीज़ है जो लोग उसमें ज़्यादा सोचते नहीं हैं और बोलते भी नहीं है। तो आपको लॉस अगर हो गया तो प्रॉफिट हो गया, डजेंट मैटर कि आप उसका एनालिसिस कितना करें, लेकिन अगर लॉस हो गया तो आप ज़रूर उस टाइम से ही चालू करें क्यों हो गया। आपकी एंट्री गलत गई थी, या आपकी एग्ज़िट गलत गई थी, आपका स्टॉक सिलेक्शन गलत था, आपका सेक्टर सिलेक्शन गलत था, या आप हड़बड़ी में चले गए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आप जब नए नए होते हैं तब कुछ मैकेनिकल गलतियाँ भी होती है। मैकेनिकल गलती है मतलब आपको 100 शेयर्स लेना है, लेकिन हो सकता है आपने 10 की ऑर्डर लगाई है और आप एज्यूम कर रहे हैं कि मेरे पास 100 है। तो ओपन पोजीशन नाम की एक चीज़ होती है। तो ये कुछ टेक्निकल चीज़ें होती है कि जो नए ट्रेडर्स करते हैं, जिसे मैकेनिकल गलतियाँ कहते हैं। या आप कुछ जहाँ आपको झट से सेल करना है तो झट से वो ऑर्डर डालते वक्त आप वापस बाय करते थे, मतलब आपको अभी सेल करना था लेकिन आपने वापस बाय कर दिया। या कभी कभी क्या होता है कि आपने अगर टारगेट सेट कर लिया कि मैंने एक स्टॉक बाय कर लिया 100 पे और मेरा टारगेट है 105, और आपको ऐसा भनक लगने चालू हुई कि मार्केट रिवर्स हो रहा है या वो सेक्टर जो है पर्टिकुलरली वो रिवर्स हो रहा है, मतलब आपने बैंक निफ्टी का कोई स्टॉक लिया है और बैंक निफ्टी भी रिवर्स हो रहा है, और ये स्टॉक भी बैंक निफ्टी जैसा ही मतलब वो उसे मिमिक करता है, उसे फॉलो करता है, तो वो भी बैंक निफ्टी के साथ नीचे आ जाएगा। तब वो जब नीचे आएगा तब आपको वो जो टारगेट जो आपने ऑर्डर लगा के रखी है 105 रुपये की, तो बाद में आप क्या करेंगे, आपका अंदाज़ा, आपको आपका एनालिसिस 100% करेक्ट रहेगा कि हाँ हमें अभी निकलना चाहिए, बराबर है? भले नो लॉस नो प्रॉफिट या थोड़ा सा प्रॉफिट, तो आपने 105 के ऑर्डर आपने दूसरी ऑर्डर लगा देते हैं 104 की, आप 104 के बाहर चले जाते हैं, ये होती है सेल की ऑर्डर। लेकिन पहला आपने टारगेट सेट किया होता है 105 का, वो ऑर्डर वैसे ही ओपन रहती है, ऑर्डर जो लगाए होते हैं। तो आपको क्या लगता है कि आपने पोजीशन एग्जिट कर ली, आपको 4 रुपये का जो कुछ 100 रुपये मिले और 104 में बेचा तो 4 रुपये का प्रॉफिट हो गया। लेकिन मार्केट जो मूवमेंट होता है और अगर गलती से स्टॉक ऊपर चला जाता है तो 105 में वापस वो सेल ऑर्डर में चला जाएगा। तो ये थोड़ी सी कुछ टेक्निकल गलतियाँ होती हैं, इसीलिए हमेशा जब आप ट्रेड क्लोज करते हैं या आपको आज ट्रेडिंग नहीं करना, आज बंद या प्रॉफिट हो या लॉस हो व्हाटएवर, तब आप ज़रूर सभी जो आपके ऑर्डर्स हैं वो क्लोज है, सभी एग्जीक्यूट हो गई है और कोई भी ऑर्डर ओपन नहीं है, ये एक बार या दो बार ज़रूर देखिए, रिफ्रेश करके देखिए कि ऑर्डर अभी कोई ओपन नहीं है। तो ये हो गई प्रॉफिट या लॉस की बात। तो लॉस आपको अगर हजम नहीं हो रहा है, लॉस यू कान डाइजेस्ट द लॉस, तो आप क्योंकि लॉस ये एक इंटीग्रल पार्ट है हर एक बिजनेस का। तो ये हो गया। दूसरा, हमने लॉस की बात, लेकिन प्रॉफिट की बात हम करेंगे। मान लो आपने प्रॉफिट कमाया, तो ना वो प्रॉफिट प्रिजर्व करना भी हमें आना चाहिए। मतलब ये थोड़ा कंसेप्ट समझने में थोड़ा सा कन्फ्यूजेबल होगा, क्योंकि मुझे भी कैसा आपको बताना है ये ठीक तरह से मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। प्रॉब्लम कैसे है कि आपने प्रॉफिट कमाया, तो मान लो आप मंडे टू फ्राइडे ट्रेडिंग करते हैं, तो मंडे के बाद कंसिस्टेंटली 3 डेज आपने प्रॉफिट बनाया, हो सकता है वो 300 रुपये हो, ब्रोकर बिक्री जाते नेट प्रॉफिट आपका 300 रुपये है, तो वो 300 रुपये आपको प्रिजर्व करना आना चाहिए। जब आपको ऐसा लगता है, थोड़ी सी भी आपको ऐसा, इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, तो आप ट्रेड मत कीजिए। मतलब आप अगर कंसिस्टेंटली 3 दिन प्रॉफिट में हैं, अगर आप 300 रुपये मिले आपको, और आपके ठीक तरह से सभी जो ट्रेड है सक्सेसफुल हो गए हैं, तभी
आप वो प्रिजर्व करें। आप प्रिजर्व कैसा करेंगे? तो आप जो आगे का जो 2 दिन है वहाँ ट्रेड आप नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आप जब प्रॉफिट बुक करते हैं ना तो काफ़ी कम मात्रा में करते हैं, लेकिन लॉस जब होता है ना तब हम थोड़ा सा सोचते हैं, हाँ ये अभी आएगा ऊपर, ये अभी आएगा, रिवर्स होगा, अभी रिवर्स होगा, और वो रिवर्स होगा मतलब एक ही ट्रेड आपने 3 दिन का प्रॉफिट आपका कितना है? 300 रुपये। लेकिन आपका एक गलत ट्रेड 2-4 मिनट में ही आपको 1000 का नुकसान देके चला जाता है। मतलब आप नेट लॉस हो गए 700 रुपये। तो प्रॉफिट प्रिजर्व करना मतलब प्रॉफिट को एक 300 रुपये हो गया ना, मेरा टारगेट कंप्लीट हो गया, अभी 2 दिन ट्रेड नहीं करना है मुझे, क्योंकि मुझे ये और ये प्रॉफिट हो या लॉस हो ये वीकली बेसिस पे आप एनालाइज करें। वीकली बेसिस पे, अगर वीकली बेसिस पे आप कंसिस्टेंटली लॉस जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आपकी स्ट्रैटेजी गलत है, आप गलत आपको इंट्राडे की इतनी समझ नहीं है, या कुछ भी हो सकता है उसका रीज़न। तो अगर और वीकली में क्यों बात कर रहा हूँ, अगर आप मान लो कि पहले 2 दिन आप लॉस में चले गए, लेकिन वो लॉस आपने अगले जो दिन है उसमें रिकवर किया, तो वीकली आप अगर लॉस में हैं या प्रॉफिट में हैं ये आपको बताना आपको समझना चाहिए। तो ये जो टारगेट जो प्रॉफिट और लॉस का जो एनालिसिस है ये हर एक वीक को आपको करना है। ये क्यों करना है ये मैं आपको बताता हूँ अभी। इसमें एक ये चौथा पॉइंट है। एक पॉइंट होता है स्टॉप लॉस। तो इंट्राडे वाले जो बहुत सारे लोग जो है वो स्टॉप लॉस लगाने को आपको बोलते हैं। आपका ब्रोकरेज भी आपको स्टॉप लॉस लगाने को बोलेगा। स्टॉप लॉस का मतलब ये होता है कि मान लो आप बुलिश है मतलब आप पहले बाय कर रहे हैं बाद में सेल कर रहे हैं, या आप बियरिश है मतलब पहले सेल कर रहे हैं बाद में बाय कर रहे हैं। तो स्टॉप लॉस का मतलब मान लो बुलिश फेज में मतलब आप बाय करेंगे 100 पे और सेल करेंगे, आपने टारगेट सेट किया है 105 पे। तो स्टॉप लॉस ऐसी एक ऑर्डर होती है कि जो आप वही बाय करते वक्त लगा सकते हैं कि अगर स्टॉक रिवर्स हो गया तो मैं कितना बेयर कर सकता हूँ, कि अगर मुझे 5 का गेन है तो मैं 2 रुपया ज़्यादा से ज़्यादा लॉस गिरेगा। तो मान लो कि वो अगर 98 तक आ गया तो 98 होता है आपका स्टॉप लॉस। तो 98 तक अगर स्टॉक आ गया तो आप गेम से बाहर चले जाते हैं। उसका ब्रोकरेज ब्रोकर लेके चला जाएगा, उसे कुछ उसका कुछ फ़र्क नहीं है। लेकिन उसका आपको फ़र्क है। ये फ़र्क आपको ये है कि बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ वजह से, ये मैंने कहा है दीज आर प्रोफेशनल हज़ार्ड, तो इसमें कोई निगेटिव थिंक नहीं है। मार्केट जानबूझकर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर में लाया जाता है, और जो 100 का जो स्टॉक आपने लिया है तो मार्केट एक एक बार सडनली एक 94 तक मूवमेंट दे जाता है, तो बहुत सारे लोगों को स्टॉप लॉस हिट होते हैं और 94 से बाद में वो वापस रिबाउंड हो जाता है और वो 105 जो आपका टारगेट है वहाँ चला जाता है। तो ये जो इसे एक वर्ड होता है स्टॉप लॉस हंटिंग जिसे कहते हैं, मतलब स्टॉप लॉस को हंट करना, हंट मतलब शिकार करना उसकी। तो ये कौन करता है? तो ये बहुत बड़े जो पैसे वाले लोग हैं जिनको एक अंदाज़ा होता है कि आप स्टॉप लॉस लगाते हैं। और स्टॉप लॉस की भी जो मतलब जो बहुत सारे लोग जो टेक्निकल एनालिस्ट है वो कुछ प्रोपोर्शन में स्टॉप लॉस बोलते हैं आपको कि 1:2, 1:1, वट एवर, उनकी उनकी स्ट्रैटेजी अलग अलग हो सकती है। तो ये आपको स्टॉप लॉस लगाना है या नहीं लगाना है ये आप खुद सोचिए। क्योंकि क्या बहुत बार क्या होता है कि आपने स्टॉप लॉस लगाया तो आपका एनालिसिस सही होता है, लेकिन सिर्फ स्टॉप लॉस लगाने की वजह से आप उस गेम से बाहर चले जाते हैं लॉस लेके। जब स्टॉप लॉस आपका हिट होता है इट इंडिकेट्स मतलब इसका एंड रिजल्ट ये होता है कि आप गेम से बाहर चले जाते हैं विथ लॉस। तो ये एक स्टॉप लॉस जो है ये आपको लगाना कैसे है, तो ये आप अपने दिमाग में भी लगा सकते हैं। या सपोर्ट रेजिस्टेंस जो पिवोट पॉइंट मैंने बोला था कि हाँ कहाँ से रिवर्स हो सकता है ये। तो मान लो कि एक बहुत सारे लोगों के वो स्टॉप लॉस में ही काम करते हैं। तो मान लो कि वो 98 को वो स्टॉप लॉस लगेगा
तो ज़्यादा से ज़्यादा नीचे कितना आएगा, 94 तक आएगा। तो आप अपने दिमाग में ये बात फिट कर सकते हैं स्टॉप लॉस लगाने के बजाय। ये थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाला काम है या थोड़ा सा रिस्की भी है कि हाँ, मैं स्टॉक नीचे भी नहीं आया तो भी मैं नीचे आया तो भी मैं उसमें बाहर नहीं चला जाऊंगा, मैं उसमें बना रहूँगा क्योंकि मेरा एनालिसिस सही है। और वो स्टॉक वापस 94 93 से वापस रिवर्स आ जाता है और वो 105 तक जाता है, वो टॉप लगाता है और बाद में वो घूमता रहता है इधर उधर। मतलब अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया होता तो आपको 105 रुपये मिलते। तो स्टॉप लॉस ये आप लैपटॉप पे लगाए, मतलब ऑर्डर पे लगाए या अपने दिमाग में लगाए, तो ये आपका एक्सपीरियंस काउंट करेगा इसमें, क्योंकि दिमाग में लगाए मतलब आपको उतना एग्जीक्यूट भी करना आना चाहिए या कितने देर तक मुझे वो रुकना है। 98 मतलब कैलकुलेट अगर आप करेंगे स्टॉप लॉस तो वो 98 आ रहा है, तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वो उस ट्रेड में कितने कितने देर तक रहना है, ये आप डिसाइड मन में भी कर सकते हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये चीज़ जो जिनको समझ में आ गई वही इंट्राडे करें, जिनको समझ में ये नहीं आ रही है वो इंट्राडे ना करें। हाँ, अदरवाइज़ ये मेरा जो ये है ना, ये थोड़ा सा ध्यान करके सुन लेना तो आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या। ये थोड़ी ट्रिकी मामला है और मैं इसके ज़्यादा उसमें ज़्यादा डीप में जाके आपको नहीं समझा सकता। तो ये स्टॉप लॉस की जो बात है, इसीलिए मैंने कहा कि आपका लास्ट वीक का जो प्रॉफिट है जो आपने प्रिजर्व किया 300 रुपया, तो इसके ये जो लास्ट वीक का जो आपका प्रॉफिट है उसके अनुसार भी आप अपने दिमाग पे जोर डाल के अपने दिमाग में स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। इसीलिए मैंने कहा कि आप वीकली बेसिस पे काम करिए। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको स्टॉप लॉस लगाना ही है। हाँ, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाने के फ़ायदे भी है, नुकसान भी है। नुकसान ये होता है कि आप एंड रिजल्ट आप लॉस में ही बुक करके ही जाते हैं, स्टॉप लॉस का मतलब। तो अगर मान लो आपने 300 300 100 100 ऐसा एक महीना भर किया है और कोई एक स्टॉक अगर गलत जाता है, तब आपको कुछ प्रॉफिट आपने अगर जो प्रिजर्व किया होता है वो आपके काम आता है। तो इसीलिए वीकली बेसिस पे काम करिए, ज़्यादा मतलब ज़्यादा ग्रीडी मत होइए। अगर कंसिस्टेंटली 3 डेज आप प्रॉफिट कमा रहे होते हैं, 300 400 रुपये आपको मिले हैं क्योंकि आपकी पोजीशन काफ़ी छोटी है, तो वो अगर आपने करे हैं तो अ, बाद में आपको ट्रेडिंग करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हो सकता है वो एक्सपायरी के दिन ज़्यादा वोलेटिलिटी रहेगी, उसके दिन भी वो क्लोजिंग डे लास्ट डे रहेगा, तो वहाँ भी कुछ वोलेटिलिटी रह सकती है। तो अगर आप कंसिस्टेंट में प्रॉफिट वो प्रॉफिट प्रिजर्व करना भी सीखिए। ज़्यादा इम्पल्सिव मत हो जाइए कि हाँ मुझे अभी सब जमने, मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ अभी, ऐसा मत जाइए आप, क्योंकि मार्केट मैंने बोला है किसी की नहीं होती, वह कहाँ से भी कहाँ भी जा सकती है। तो ये जो स्टॉप और दूसरी चीज़ होती है कि जो मूवमेंट जो होती है, जो जो स्टॉप लॉस हंटिंग की, वो एक्चुअली स्टॉप लॉस हंटिंग की थी, स्टॉप लॉस हंटिंग की जा रही है या एक्चुअली स्टॉक नीचे आ रहा है, ये भी लाइव मार्केट में समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है अगर आप एक्सपीरियंस हो तो भी। कि बाद में हम एनालिसिस उसका कर सकते हैं कि हाँ ये स्टॉप लॉस हंटिंग की थी, लेकिन आप जो जब आंकड़े जब आपके सामने ऐसे घूमते हैं तब आप कभी कंफ्यूज हो सकते हैं। तब आप अपना खुद डिसाइड करिए कि आपको स्टॉप लॉस दिमाग में लगाना है, लैपटॉप पे लगाना है, ऑर्डर पे लगाना है या कैसा लगाना है। और अगर आपको लैपटॉप पे लगाना है तभी भी आपको ये पहला जो रूल है हमारा कि अगर हम कंसिस्टेंट थ्री डेज को, क्योंकि 3 डेज तो होता है कि फोर्थ डे आई थिंक फिफ्थ ना, फोर्थ डे एक्सपायरी होगी, तो एक्सपायरी के पहले अगर आप प्रॉफिट में हैं तो बाद में ट्रेड आप मत कीजिए, आप सिर्फ बैठे रहिए। कोई इन्वेस्टमेंट के लिए कोई दूसरा आपको स्टॉक मिलता है क्या, पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए आपको कुछ मिलता है क्या, तो आप वो ढूंढते ढूंढते आपका क्योंकि क्या है बहुत सारा जो आपको अगर दिमाग को वो आदत लगती है वो लैपटॉप पे बैठने लगेगा तो ये एक ये है। तो ब्रोकरेज हाउस का इसमें कुछ ये नहीं होता। छठी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो क्या है कि हम बोलते कि मेरा ट्रेड सक्सेस गया,
तो सक्सेस ट्रेड जाना का मतलब क्या है कि आपने ये तय किया, मुझे 100 को खरीदना है, मैं 100 को मैंने खरीदा, 105 तक बेचना है, मैंने 105 तक बेचा, स्टॉक ज़्यादा से ज़्यादा 105 9 105.9 तक गया या 6 रुपया 6.5 रुपये तक गया और नीचे आ गया, सक्सेस हो गया, आपका एक ट्रेड सक्सेस हो गया। ऐसे आपने मान लो आप हर रोज़ एक ट्रेड करते हैं या दो करते हैं, तो आपका ट्रेड का सक्सेस रेट और प्रॉफिट इसका आपस में कुछ लेना देना नहीं होता। वो क्यों नहीं होता, इसका रीज़न मैंने आपको पहले ही बताया कि आपने 300 रुपये कमाए 3 दिन में, लेकिन अगर 4th दिन में अगर मार्केट वोलेटाइल होता है या आपका अंदाज़ा कुछ चूकता है या आप कुछ मैकेनिकल प्रॉब्लम हो जाते हैं तो आप लॉस लेंगे 1000 रुपये का, तो नेट उस वीक में आप 700 रुपीज़ लॉस में जाएंगे नेट में। तो इसीलिए जो सक्सेस ट्रेड आपके कितने हो गए, सक्सेस ट्रेड मंडे से आज तक सब सक्सेस थे, इसीलिए तो 300 रुपये आपको मिले थे। तो मान लो आपने हर रोज़ 2 ट्रेड किए, मतलब 6 ट्रेड किए, तो 6 ट्रेड आपके सक्सेस थे और 7वां जो ट्रेड था वो अनसक्सेस था। तो वो लेकिन वो अनसक्सेस ट्रेड आपको 1000 रुपये लॉस देके चला गया। तो टोटल लॉस आप उस वीक का हो गया 700 रुपीज़। मतलब आपका सक्सेस रेट कितना है, 7 ट्रेड आपने किए, उनमें से 6 सही थे, मतलब मोर देन 90% आपका सक्सेस रेट है। आपका जो एनालिसिस है उसका सक्सेस रेट 90% है मान लो आप, राइट। मतलब अगर अगर प्रिसाइजली आप बोले तो अगर आप 10 ट्रेड किए टोटल, उनमें से 9 ट्रेड आपके जैसे आपने सक्सेस किए, लेकिन एक ट्रेड ने आपको पूरा प्रॉफिट आपका वो धो डाला, तो आपका सक्सेस रेट, ट्रेड का सक्सेस रेट या एनालिसिस का सक्सेस रेट 90% है और अनसक्सेस रेट 1% है। लेकिन वो अनसक्सेस 1% आपको आपका पूरा प्रॉफिट जो सक्सेस पूरे पिछले हुए जो सक्सेस ट्रेड है वो लेके चला जाता है। तो ये बात हमेशा ध्यान रखिए कि आपका एनालिसिस सही आ रहा है, इसका मतलब आप कुछ ज़्यादा ही ज़्यादा या ग्रेडी हो जाए और कुछ अलग थलग करने की बजाय आप लॉस लेके जाए, उसके बजाय आप वो जो प्रॉफिट हुआ है वो काफ़ी ठंडे दिमाग से प्रिजर्व करना सीखिए। पहले लॉस बेयर करने की चीज़ होती है कि हाँ हुआ ना, मार्केट तो बंद नहीं होगा, आगे 100 बरस तक मार्केट बंद होने वाला नहीं है, कोई भी चीज़ हो अगर, तो मार्केट तो बंद नहीं होगा। हाँ सैटरडे है संडे है तो बंद होगा, मंडे को वापस खुलेगा। तो अपॉर्चुनिटी तो लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है। तो लॉस आप लॉस बेयर करने की चीज़ है और जो प्रॉफिट है वो प्रिजर्व करने की चीज़ है। तो आप लॉस बेयर करना सीखेंगे, अगर सीखते हैं तो टिकेंगे। अगर आप प्रॉफिट प्रिजर्व करना सीखते हैं कि हाँ ये इतना मेरा प्रॉफिट हुआ ना, हाँ बस अब मैं ट्रेड नहीं करूँगा इस 2 दिन में आने वाले या आने वाला 1 दिन में मैं बैठा रहूँगा, मैं बाकी का एनालिसिस करूँगा या नेक्स्ट वीक का एनालिसिस करूँगा या कुछ बिजनेस जो कुछ वेबसाइट्स है वहाँ जाके कुछ आप टेक्निकल हो या बाकी जो कुछ चीज़ें हो, कैसी हालचाल हो रही है, कौन सा सेक्टर में क्या न्यूज़ आ रही है, आप वो देख उसमें टाइम बिता सकते हैं। तो ये होगा कि ये एक बहुत बड़ी चीज़ है कि लॉस बेयर करना आपको आना चाहिए अगर आप इंट्राडे करना चाहते हैं तो। और दूसरी चीज़ बराबर उसकी उल्टी होती है कि जो प्रॉफिट आपने कमाया है वो आपको प्रिजर्व करना आना चाहिए। अगर आप ये दोनों भी चीज़ में से कोई भी एक चीज़ नहीं करते तब आप इंट्राडे नहीं कर सकते, इंट्राडे चीज़ आपके लिए नहीं बनी है। छठी चीज़, ओवर ट्रेडिंग ऐसा बहुत बार बोला जाता है कि ओवर ट्रेडिंग आप करते हैं। तो ओवर ट्रेडिंग का मतलब एग्जैक्टली क्या है, तो इसकी कोई प्रॉपर डेफिनेशन नहीं है कि ओवर ट्रेडिंग का मतलब आपने 10 ट्रेड हर रोज़ की है तो उसे ओवर ट्रेडिंग कहा जाएगा। ओवर ट्रेडिंग का मतलब ये है कि आप ज़्यादा ट्रेड अगर करेंगे तो हो सकता है आप नुकसान, इसलिए मैंने बोला कि आप सक्सेस है इसका मतलब आप आपके एनालिसिस में बहुत बड़ा आदमी बन गया हुआ अभी और मैं कुछ बड़ा करने वाला हूँ, अभी मैं कुछ बड़ा करूँगा, ऐसा एटीट्यूड से अगर मार्केट के सामने आप जाते हैं तब आपको लॉस वो देगा। या आप
उसी के सामने बैठते रहेंगे तब आपको लॉस देगा। अगर आपका एक ट्रेड हो गया, अगर आपको दूसरा करना है तो वो एक आपको रूटीन बैठ जाएगा, उसके टाइमिंग भी होते हैं। वो टाइमिंग क्या होते हैं ना, ये मैं बाद में बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं धीरे धीरे आपकी एक मेंटेलिटी सेटअप कर रहा हूँ कि आपको एग्जैक्टली करना क्या है। तो डोंट कभी भी आप ओवर ट्रेड मत कीजिए। और दूसरी चीज़ जो आपकी इम्पल्स होते हैं, क्योंकि क्या होता है कि हम जब प्रॉफिट करते हैं तभी भी हम एक यूफोरिक कंडीशन में जाते हैं, मतलब हमें एक फीलिंग ऑफ वेलबींग आता है कि हाँ अरे यार मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये एक चीज़ होती है। तो उसमें क्या होता है कि आपको वो जो यूफोरिया है वो इंसिस्ट करता है, एनकरेज करता है आपको, या आपको वो ट्रेड करने को मजबूर करता है कि हाँ चल आज तेरा दिन है, तू ट्रेड कर। बराबर है, मतलब प्रॉफिट हुआ तो यूफोरिया में आप ट्रेड करेंगे, लॉस हुआ तो फ्रस्ट्रेशन में आदमी ट्रेड करना चालू करता है या अगेंस्ट। इसलिए मेरा कहना मैं इसी से कमाऊँगा, ये मैं देखता हूँ ये आज, मतलब वो अग्रेशन में ट्रेड करना चाहता है। तो ऐसा आप कभी भी मत कीजिए। आपके जो इमोशंस है ये काबू में रखिए। कभी भी अगर आप लॉस प्रॉफिट बनाइए, हाँ ठीक है ओके, ये ख़त्म बात, इतना ही ट्रेड है आज। तो यूफोरिया आपको इंसिस्ट करेगा, एनकरेज करेगा कि हाँ तेरा एनालिसिस ठीक आ रहा है, तू और ट्रेड कर, और ट्रेड कर। दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, चौथा हो गया, 3.5 तक यही आप अगर करते रहे तो एक ट्रेड ऐसा हो जाएगा, सब निकल जाएगा। वो दिन दिन सिर्फ लॉस नहीं होगा, आप पूरे वीक का लॉस होंगे। और अगर आप कंसिस्टेंट वीकली बेसिस पे अगर लॉस हो रहे हैं तो आप स्टॉप योर ट्रेडिंग। पहले रीचेक योर सेल्फ कि आप इस इंस्ट्रूमेंट के बने हैं, इस इंस्ट्रूमेंट के लिए बने हैं या नहीं। अगर आपको फिर भी कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये मैं इंट्राडे कर सकता हूँ, लेकिन कुछ मेरे सिस्टम में प्रॉब्लम है, मेरा इंडिकेटर लगाने का तरीका कुछ गलत है या सेटिंग्स उसकी कुछ गलत है, तो आप कुछ रिसर्च कीजिए, उस पर आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। तो ये थे कुछ टिप्स जो जो न्यू कमर्स है उनके लिए। और जो एक बोनस टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि क्या है कि इम्पल्स कंट्रोल करने वाला या हमारी इमोशंस कंट्रोल करना करना ये काफ़ी डिफ़िकल्ट चीज़ होती है। क्योंकि क्या होता है कि चाहे आप कोई किसी कंपनी में एम्प्लॉय हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, सेमी गवर्नमेंट हो, या किसी के ऑर्गेनाइजेशन में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी आप काम करते हो, या किसी एनजीओ में काम करते हो, तो क्या होता है कि भले ही आपको मालूम है कि कुछ चीज़ें गलत हो रही है या कुछ, तो आप इम्पल्सिव नहीं होते, क्योंकि आपको कुछ कंट्रोल करने वाले लोग उधर होते हैं। चाहे आप कितने भी पावरफुल आदमी हो, देखिए आप कि उनके इर्द गिर्द ना ऐसे एक दो आदमी तो होंगे, ठीक है भाई आज नहीं, बाद में देखते हैं उसको। तो वो जो लोग होते हैं ना, वो उनकी इम्पल्स कंट्रोल करते हैं, उनका जो रिएक्शन है, उनका जो गुस्सा है, या उनका अग्रेशन है, या यूफोरिया है, चाहे जो भी हो। जैसा ट्रेडिंग में आप सक्सेस हो गए तो आप यूफोरिक हो जाते हैं, या लॉस में हो जाए तो फ्रस्ट्रेशन में हो जाते हैं। तो जो पावरफुल आदमी हो या जो पावरफुल लोग होते हैं, चाहे वो सिस्टम में उसको एक फ़िल्टर लगाती है कि तुम मन माने अपनी नहीं कर सकता। या अगर आप पावरफुल इंडिविजुअल पर्सन है, फिर भी आपके इर्द गिर्द में ऐसे एक दो लोग रहेंगे ही रहेंगे, और उनका काम ही होता है ऐसे कि हाँ अभी अभी छोड़ दो, अभी आज वो उस दूसरे वालों को उसकी गलती है, सभी लोगों को मालूम है, फिर भी वो बोलेंगे हाँ जी इसे छोड़ दिया, ज़्यादा मत बोले। क्या है ये एक डैमेज कंट्रोल है, ये आगे का कंसिक्वेंस डैमेज करते हैं। ऐसी कोई भी इम्पल्स कंट्रोलिंग सिस्टम कोई पर्सनल प्रोप्राइटर होता है, जो दुकानदार होता है, या हमारे जैसा ट्रेडर होता है, उसके पास नहीं होती। मतलब उसके कोई ऐसे इधर इस साइड में एक आदमी, इस साइड एक आदमी, हाँ बस हाँ अभी ट्रेडिंग नहीं करना है, अभी सिर्फ देखना है, ऐसा आपको कंट्रोल करने वाला कोई नहीं होता। ये बहुत बड़ी एक्चुअली एक डिसएडवांटेजेस है। तो ये हमें ये सीखना पड़ेगा कि हाउ टू कंट्रोल आवर इमोशंस। बाकी की सारी सिस्टम्स होती है ना, जहाँ ऑटोमेटिकली वो आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाता है, क्योंकि आप कुछ नहीं कर सकते उसके खिलाफ। मालूम है सबको कि ये गलत कर रहा है, सबको मालूम है, लेकिन कुछ सिस्टम की लिमिटेशंस होती है,
वो ऑटोमेटिकली आपकी इम्पल्सिवनेस या आपका गुस्सा या आपका यूफोरिया कंट्रोल कर देती है, फिल्टर लगा देती है उसको। लेकिन अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं या आपका छोटी सी दुकान है, आप अकेले ही है, तो आपको कोई अगर आदमी आ गया, बोलेगा नहीं मुझे ज़रूरत ही है, आपको मालूम है आपका भी दिवालिया निकलने वाला है अभी 1-2 महीने में, फिर भी आप उसको देंगे क्योंकि आपको आपको कंट्रोल करने वाला कोई आदमी नहीं है उसे वहाँ। तो ये सिंगल प्रोप्राइटर होते हैं या दुकान छोटे छोटे शॉपकीपर होते हैं, वो हमारे जैसे होते हैं। क्योंकि ट्रेडर भी ऐसा एक इंसान है कि जिसकी जो इमोशंस है वो कंट्रोल करने वाला आसपास कोई आदमी नहीं है, ना कोई फिल्टर है, ना कोई उसकी इर्द गिर्द आदमी, हाँ अभी चलो चल चाय पी लेते, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको ये खुद सीखना पड़ेगा कि हाउ टू कंट्रोल योर इमोशंस, हाउ टू कंट्रोल योर यूफोरिया, हाउ टू कंट्रोल योर फ्रस्ट्रेशन, हाउ टू बेयर द लॉस, हाउ टू प्रिजर्व योर प्रॉफिट। ये आपको सब सीखना पड़ेगा। और ये जब आप सीखेंगे, जब आप प्रैक्टिकली ट्रेड करेंगे धीरे धीरे। मैं वापस डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि इसका मैंने जो जो कुछ चीज़ें हैं इसमें मैं और कुछ ज़्यादा चीज़ें बताने वाला हूँ, तभी आप समझ के लेके वापस इंट्राडे कीजिए। ये जो है ये कुछ बेसिक चीज़ें थी। तो थोड़ी हम रिकवर करते हैं कि हमने क्या देखा। तो पहले वॉच लिस्ट बनी है, थोड़ा सा बड़ा स्टॉक हो तो अच्छा है क्योंकि वॉलेटिलिटी हुई, उसका बीटा वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए। दूसरा लिया पोजीशन रियल होनी चाहिए लेकिन छोटी होनी चाहिए। तीसरा था एक जो स्टॉप लॉस जो लगाना है, तो वो स्टॉप लॉस आप कैसे भी लगा सकते हैं। ये थोड़ा ट्रिकी मामला है, जिनको समझ में आ गया वो थोड़ा सा इंट्राडे कर सकते हैं, जिनको नहीं समझ में आ गया उनको अभी तैयारी करने की ज़रूरत है। चौथा चीज़ जो है कि सक्सेस रेट और आपका जो प्रॉफिट है उसका कोई ताल्लुक नहीं रहता। हो सकता है आपका सक्सेस रेट 90% हो, लेकिन जो जो बचा हुआ 10% है ना, वो आपका 90% का सब प्रॉफिट खा सकता है। तो सक्सेस रेट आपका ज़्यादा है मतलब आप बहुत बड़े एनालिस्ट हो गए हो अभी, और आपके सामने कुछ है ही नहीं, ये गलत चीज़ है। तो ये थे आज के कुछ पॉइंट। और डोंट ओवर ट्रेड, कंट्रोल योर इमोशंस, प्रिजर्व योर प्रॉफिट एंड बियर योर लॉस। बियर मतलब अच्छी तरह से समझ के लेना कि हाँ मैंने ये गलती की ली इसीलिए ये लॉस हो गया। तो आप कन्विंस हो जाएंगे खुद को। बियर द लॉस का मतलब है आप कन्विंस हो जाओगे और आप डरेंगे नहीं। आप और एक शेयर मार्केट एक ऐसी चीज़ है, जब तक आप इस गेम में हैं तब तक कुछ भी हो सकता है। जब आप कहेंगे हाँ ये मेरे काम की चीज़ ही नहीं है, तो आप यू आर इन लॉस, तो आप लॉस में ही जाएंगे।